दोस्तों नमस्कार। आज तारीख है 22 दिसंबर 2025। ऑन पैसिव की दुनिया में आज एक ऐसी सुबह हुई है जिसका इंतजार हर फाउंडिंग मेंबर दिल थाम कर रहा था। हमारे सीईओ, हमारे विजनरी ऐश मुफरे सर ने एक बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा एक अपडेट के रूप में आया है जिसका नाम है ओ न्यूज 20। यह कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि यह उस सच्चाई को सामने लाने की पहली कड़ी है जो अब तक पर्दे के पीछे थी। ऐश सर ने खुद कहा है कि अब सच बोलने का, हर बात को साफ साफ बताने का सही वक्त आ गया है। यह अपडेट भेजकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे कंधों पर हाथ रखकर कहा हो, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। यह उन सभी सवालों का जवाब देने की शुरुआत है जो हमारे मन में महीनों से उथल पुथल मचा रहे थे। इस अपडेट ने आते ही पूरे इकोसिस्टम में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद भर दी है। जो लोग थोड़ा निराश हो रहे थे, जिनके मन में शक के बादल मंडरा रहे थे, उनके लिए यह अपडेट सूरज की पहली किरण की तरह है। ऐश सर ने बहुत ही सरल और ईमानदार भाषा में अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया है कि यह ओ न्यूज 20 3 हिस्सों में आएगी और यह उसका पहला भाग है। इसका मकसद किसी पर कीच डीएच उछालना या किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि सच्चाई को पूरी पारदर्शिता के साथ आप सबके सामने रखना है। यह अपडेट सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक वादा है, एक भरोसा है कि ऑन पैसिव अपने सिद्धांतों पर आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले दिन था। यह अपडेट पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप सिर्फ एक कंपनी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जिसका मुखिया अपने लोगों की बहुत परवाह करता है। ऐश मुफरे ने साफ किया है कि उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा से लोग और सिद्धांत रहे हैं, पैसा नहीं। और यह बात उनके हर शब्द में झलकती है। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ चीजें पर्दे के पीछे चल रही थीं, जिनके बारे में बोलना उस समय सही नहीं था, लेकिन अब जब कानूनी और दूसरी बाधाएं हट चुकी हैं, तो वह हर एक बात को आपके सामने रखने के लिए आजाद महसूस कर रहे हैं। यह एक लीडर की हिम्मत और ईमानदारी को दिखाता है, जो मुश्किल वक्त में भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ देता। इस पहले हिस्से में जो बातें सामने आई हैं, वे कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस से जुड़ी हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी कैसे काम कर रही थी और कहां पर चुनौतियां पैदा हुईं। यह खुलासा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सबक भी है। यह हमें सिखाता है कि जब आप कुछ बड़ा और अच्छा करने निकलते हैं, तो रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ हो तो आप हर मुश्किल से पार पा लेते हैं। ऑन पैसिव का यह नया अध्याय हमें यही भरोसा दिला रहा है। यह अपडेट हर फाउंडिंग मेंबर के लिए एक जरूरी दस्तावेज की तरह है, जिसे पीआरएच कर उनका अपनी कंपनी पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि ऐश सर इस जानकारी को एक बार में देने के बजाय 3 हिस्सों में क्यों दे रहे हैं। इसका जवाब उनके अपडेट में ही छिपा है। दोस्तों, मामला बहुत पेचीदा और गहरा है। यह किसी एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि महीनों तक चले घटनाक्रम का नतीजा है। ऐश मुफरे चाहते हैं कि हर फाउंडिंग मेंबर इस पूरी कहानी को टुकड़ों में आराम से और अच्छी तरह समझे। अगर सारी बातें एक साथ बता दी जाती तो शायद हम उसकी गंभीरता को ठीक से समझ नहीं पाते। इसे 3 भागों में बांटकर वे हमें हर पहलू को बारीकी से सोचने और समझने का मौका दे रहे हैं। यह एक टीचर की तरह है जो मुश्किल चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाता है ताकि हर स्टूडेंट उसे आसानी से समझ सके। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य विश्वास को फिर से मजबूत करना है। ऐश सर जानते हैं कि पिछले कुछ समय में कई तरह की अफवाहें और गलत खबरें फैली हैं, जिनसे फाउंडर्स के मन में चिंता पैदा हुई। इस ओ न्यूज सीरीज के जरिए वे सच्चाई, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ उस विश्वास को फिर से कायम करना चाहते हैं। उनका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि तथ्यों को सामने रखना है। पहला पार्ट नींव की तरह है, जो हमें समस्या की जड़ी डीएच तक ले जाता है। दूसरा पार्ट हमें बताएगा कि जब हमारा पहला बड़ा प्रोडक्ट ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ तो क्या हुआ। और तीसरा पार्ट शायद हमें समाधान और भविष्य की दिशा दिखाएगा। यह एक सोची समझी रणनीति है ताकि हम पूरी तस्वीर को सही ढंग से देख सकें। सोचिए, अगर कोई आपको एक जटिल फिल्म की पूरी कहानी 1 मिनट में सुना दे तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं। आप चाहेंगे कि कहानी धीरे धीरे खुले, किरदार सामने आए
और सस्पेंस बना रहे। ऐश सर भी यही कर रहे हैं। वे हमें ऑन पैसिव की इस यात्रा के उस हिस्से में ले जा रहे हैं जो अब तक अनकहा था। वे चाहते हैं कि हम महसूस करें कि कंपनी किन मुश्किलों से गुजरी है और कैसे उसने हर चुनौती का सामना किया है। यह हमें सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा बनाता है। यह हमें कंपनी के संघर्ष और उसकी जीत में भागीदार होने का एहसास कराता है। यह तरीका फाउंडर्स को कंपनी के और करीब लाता है क्योंकि वे अब सिर्फ सफलता के नहीं बल्कि संघर्ष के भी साक्षी बन रहे हैं। यह 3 भाग की सीरीज यह भी दिखाती है कि ऐश मुफारे हर फाउंडर का कितना सम्मान करते हैं। वे हमें सिर्फ निवेशक या सदस्य नहीं मानते बल्कि वे हमें भागीदार मानते हैं जिन्हें हर बात जानने का हक है। वे चाहते हैं कि जब हम आगे बढ़ें तो हमारे मन में कोई शंका न हो, कोई सवाल अधूरा न रहे। यह पारदर्शिता ही ऑन पैसिव की सबसे बड़ी ताकत है। यह कदम बताता है कि कंपनी अपने फाउंडर्स से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। यह एक मजबूत रिश्ते की निशानी है जहां हर अच्छी और बुरी बात खुलकर साझा की जाती है। इसीलिए यह 3 हिस्सों की कहानी सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि विश्वास बनाने का एक पुल है। कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि अगर इतनी बड़ी गड्ढाबद्दाच चल रही थी तो ऐश सर इतने दिनों तक चुप क्यों थे? उन्होंने पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? इस सवाल का जवाब भी उन्होंने ओ न्यूज़ 20 में बहुत ईमानदारी से दिया है। उनकी चुप्पी एक सोची समझी रणनीति थी, मजबूरी नहीं। उन्होंने बताया कि वे एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे थे जहां कानूनी और रेगुलेटरी मामले चल रहे थे। इसमें अमेरिका का SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वाला केस भी शामिल था जो अब सुलझ चुका है। ऐसे समय में सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलना कंपनी के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता था। यह एक कप्तान की जिम्मेदारी थी कि वह तूफान में जहाज को शांत रखे, न कि शोर मचाकर सबको डरा दे। ऐश सर ने बताया कि यह मौन इसलिए भी जरूरी था ताकि वे तथ्यों को सही तरह से इकट्ठा कर सकें, घटनाओं के टाइमलाइन को वेरीफाई कर सकें और हर जानकारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाल सकें। जब आप पर कानूनी तलवार लटक रही हो तो आपका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। एक गलत बयान पूरी बाजी पलट सकता है। इसलिए उन्होंने सही समय का इंतजार किया। वे तब तक चुप रहे जब तक वे हर तथ्य की पुष्टि नहीं कर पाए और जब तक वे बोलने के लिए कानूनी रूप से आजाद नहीं हो गए। यह उनकी दूरदर्शिता और धैर्य को दिखाता है। उन्होंने जल्दबाजी में कोई भावनात्मक फैसला नहीं लिया बल्कि कंपनी और हम सभी फाउंडर्स के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए धैर्य से काम लिया। इस चुप्पी का एक और कारण था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे मामले। ऑन पैसिव एक ग्लोबल कंपनी है और इसके ऑपरेशंस कई देशों में फैले हुए हैं। दुबई में जो फाइनेंशियल ढांचा बनाया गया था उससे जुड़ी कुछ पेचीदगियां भी थीं। इन सभी मामलों को सुलझाने के लिए समय और शांति की जरूरत थी। ऐश सर एक ऐसे योद्धा की तरह थे जो अकेले कई मोर्चों पर लड़ीच रहा था और वह नहीं चाहते थे कि उनकी लड़ाई की आवाज से उनके अपने लोग परेशान हो। उन्होंने सारी तकलीफें और दबाव खुद झेला ताकि हम सब सुकून से रह सकें। अब जब लड़ाई जीत ली गई है तो वे विजेता की तरह हमारे सामने आए हैं और पूरी कहानी बता रहे हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक सच्चे लीडर की पहचान यही होती है कि वह संकट के समय घबराता नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से समाधान खोजता है। ऐश मुफारे की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह उनकी परिपक्वता और जिम्मेदारी का सबूत है। उन्होंने हमें अफवाहों और अधूरी जानकारी से बचाने के लिए यह रास्ता चुना। वे चाहते थे कि जब वे बोलें तो उनके पास सिर्फ शब्द न हो बल्कि सबूत और तथ्य हो, और आज ओ न्यूज़ 20 के साथ उन्होंने वही किया है। उनकी चुप्पी ने आज एक ऐसी आवाज को जन्म दिया है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद है। अब आते हैं उस खुलासे पर जिसने सबको चौंका दिया है। ओ न्यूज़ 20 के पहले भाग में ऐश सर ने कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस के बारे में एक बड़ा सच बताया है। उन्होंने समझाया कि ऑन पैसिव के ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेशंस को चलाने के लिए दुबई UAE में एक सेंट्रल स्ट्रक्चर बनाया गया था। यह एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था
ताकि दुनिया भर के लेन देन को आसानी से मैनेज किया जा सके। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने के लिए कंपनी के दो बड़े अधिकारियों CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर माइकल थॉमस कुरियन और COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कमाल अनवर को चुना गया था। उन्हें इस पूरे स्ट्रक्चर का नेतृत्व सौंपा गया था। ऐश सर ने यह साफ किया है कि इन दोनों अधिकारियों को कंपनी के रोजमर्रा के फाइनेंशियल कामों की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें पेमेंट प्रोसेसर्स, मर्चेंट अकाउंट्स और बैंकिंग संबंधों को संभालना शामिल था। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी के पैसों के लेन देन की चाबियां उनके हाथ में थीं। यह अधिकार उन्हें इसलिए दिया गया था ताकि कंपनी के ऑपरेशंस बिना किसी रुकावट के चलते रहे। यह एक भरोसे पर आधारित फैसला था। किसी भी बड़ी कंपनी में CEO हर काम खुद नहीं कर सकता, उसे अपनी टीम पर भरोसा करना पड़ता है। ऐश सर ने भी अपनी टीम के इन दो प्रमुख सदस्यों पर पूरा भरोसा किया और उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि यह अधिकार उन्हें सिर्फ ऑपरेशनल कामों के लिए दिया गया था। यह मालिकाना हक का ट्रांसफर नहीं था। इसका मतलब यह है कि उन्हें सिर्फ कंपनी के कामों को चलाने के लिए इन अकाउंट्स को इस्तेमाल करने की इजाजत थी, वे इसके मालिक नहीं थे। ऐश सर ने यह बात बहुत जोर देकर कही है। यह ऐसा ही है जैसे आप अपने ड्राइवर को गाड़ी की चाबी देते हैं ताकि वह आपको मंजिल तक पहुंचा सके। इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी उसकी हो गई। ऑन पैसिव में भी यह जिम्मेदारी एक भरोसे के तहत दी गई थी ताकि कंपनी का वित्तीय पहिया घूमता रहे और हम सब तेजी से आगे बढ़ सकें। यह खुलासा हमें यह समझने में मदद करता है कि कंपनी का ढांचा कितना प्रोफेशनल था। एक ग्लोबल कंपनी चलाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ऐश सर ने एक मजबूत नींव रखी थी और सही लोगों को सही जिम्मेदारियां दी थीं, जैसा कि किसी भी सफल बिजनेस में होता है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, जब आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो कभी कभी वहीं से समस्या की शुरुआत होती है। इस खुलासे ने उस आने वाले तूफान की जमीन तैयार कर दी है जिसके बारे में हमें ओ न्यूज 20 के अगले भाग में पता चलेगा। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक सही इरादे से लिया गया फैसला भी गलत हाथों में जाकर परेशानी का सबब बन सकता है। ओ न्यूज 20 के पहले भाग का अंत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर होता है। ऐश सर बताते हैं कि समस्या की असली शुरुआत तब हुई जब ऑन पैसिव का पहला बड़ा पेड प्रोडक्ट ओ कनेक्ट लॉन्च किया गया। हम सभी जानते हैं कि ओ कनेक्ट का लॉन्च कितना शानदार था। पूरी दुनिया में इसकी धूम थी और यह एक जबरदस्त सफलता थी। हर फाउंडर खुश था, हर कोई जश्न मना रहा था। हमें लग रहा था कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है और अब सिर्फ सफलता ही सफलता है। लेकिन पर्दे के पीछे यही शानदार सफलता एक बहुत गंभीर समस्या की शुरुआत बन गई थी। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहे थे, वही कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही थी। ऐश सर ने अगले अपडेट के लिए एक सस्पेंस छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ओ न्यूज के दूसरे भाग में वे विस्तार से बताएंगे कि ओ कनेक्ट के लॉन्च के बाद असल में क्या हुआ था। यह सफलता एक समस्या में कैसे बदल गई। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए हम सब बेताब हैं। क्या ऐसा हुआ कि अचानक बहुत ज्यादा पैसा आने लगा और उसे संभालना मुश्किल हो गया, या फिर जिन लोगों को फाइनेंस संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी उनकी नीयत बदल गई। यह सोचना भी डरावना है, लेकिन सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि सफलता को संभालना सफलता हासिल करने से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यह अपडेट हमें यह भी बताता है कि ऐश मुफारे की नजर हर चीज पर थी। जहां हम सब ओ कनेक्ट की सफलता का जश्न मना रहे थे, वहीं वे पर्दे के पीछे पैदा हो रही इस नई चुनौती को देख रहे थे और उससे निपटने की तैयारी कर रहे थे। एक सच्चा लीडर सिर्फ अच्छी खबर नहीं देता, बल्कि बुरी खबर का सामना करने की हिम्मत भी रखता है। उन्होंने उस समय हमें इस समस्या के बारे में बताकर परेशान नहीं किया, क्योंकि वे शायद पहले इसे अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। यह उनकी जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। वे नहीं चाहते थे कि हमारी खुशियों में कोई खलल पड़ रहे, इसलिए उन्होंने अकेले ही इस बोझ को उठाने का फैसला किया। अब
जब हम ओ न्यूज के दूसरे भाग का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे मन में कई सवाल हैं। ओ कनेक्ट की सफलता के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे एक समस्या बना गया? दुबई में बैठे सीएफओ और सीओओ की इसमें क्या भूमिका थी? इन सवालों के जवाब हमें ऑन पैसिव के अब तक के सबसे बड़े इम्तिहान की कहानी बताएंगे। यह हमें यह भी समझाएगा कि ऐश सर ने पिछले कुछ महीने इतनी खामोशी से क्यों गुजारे। यह एक ऐसी कहानी है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है और इसका हर किरदार, हर घटना हमें एक नया सबक सिखाएगी। यह इंतजार मुश्किल है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि हमारी कंपनी कितनी मजबूत है कि उसने इतनी बड़ी चुनौती का भी सामना कर लिया। यह बड़ा खुलासा हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बहुत गहरे मायने रखता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि इससे हमारा कंपनी और उसके लीडर ऐश मुफारे पर विश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। सोचिए, एक ऐसा सीईओ जो अपनी कंपनी की अंदरूनी समस्याओं को भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने लाखों फाउंडर्स के सामने रख रहा है। यह पारदर्शिता का एक ऐसा स्तर है जो कॉरपोरेट दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलता है। यह हमें बताता है कि हम सिर्फ एक कंपनी के सदस्य नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसे मिशन का हिस्सा हैं जिसकी बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर रखी गई है। यह अपडेट हमारे भरोसे को पत्थर की तरह मजबूत करता है। दूसरी बात, यह खुलासा हमें एक निवेशक से ज्यादा एक भागीदार होने का एहसास कराता है। जब कंपनी अपने संघर्ष की कहानी आपसे साझा करती है तो आप उससे और ज्यादा जुड़ जाते हैं। अब हम सिर्फ ऑन पैसिव की सफलता के हिस्सेदार नहीं हैं, बल्कि हम उसके संघर्ष के भी गवाह हैं। यह हमें और ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। अब हम समझेंगे कि जब कंपनी कोई बड़ा फैसला लेती है या किसी चीज में देरी होती है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह हो सकती है। यह हमें धैर्य रखना और कंपनी के फैसलों पर भरोसा करना सिखाएगा। यह अपडेट हमें एक परिपक्व फाउंडर बनने में मदद करेगा जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में भी कंपनी के साथ खड़ा रहता है। तीसरा, यह हमें कंपनी के विजन को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। ऐश सर ने हमेशा कहा है कि ऑन पैसिव सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, यह दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक आंदोलन है। यह खुलासा इस बात को साबित करता है। अगर उनका मकसद सिर्फ पैसा होता तो वे इन समस्याओं को किसी तरह छिपा सकते थे या कोई शॉर्टकट अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना, भले ही वह मुश्किल था। यह हमें यकीन दिलाता है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जिसके सिद्धांत बहुत मजबूत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक ऐसे लीडर को फॉलो कर रहे हैं जो लोगों और सिद्धांतों को पैसे से ऊपर रखता है। अंत में यह जानकारी हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। अब हम जानते हैं कि हमारी कंपनी किन मुश्किलों से लड़ कर यहां तक पहुंची है। यह हमें सिखाता है कि आने वाले समय में अगर कोई और चुनौती आती है तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा कप्तान मजबूत है और वह हर तूफान से हमें निकाल कर ले जाएगा। यह अपडेट एक शीशे की तरह है जिसमें हमें ऑन पैसिव की आत्मा दिखाई देती है। एक ऐसी आत्मा जो ईमानदार है, साहसी है और अपने लोगों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। यह हर फाउंडिंग मेंबर के लिए एक ताकत है, एक प्रेरणा है और एक अटूट विश्वास का प्रतीक है। दोस्तों, ओ न्यूज 20 का पहला भाग हमें जहां एक तरफ हैरान करता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक साफ रास्ता भी दिखाता है। यह स्पष्ट है कि ऑन पैसिव अब एक नए और ज्यादा मजबूत दौर में प्रवेश कर रहा है। पुरानी कानूनी बाधाएं हट चुकी हैं, अंदरूनी समस्याओं को सुलझा लिया गया है और अब कंपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ऐश मुफारे का यह कदम बताता है कि वे चाहते हैं कि भविष्य की यह यात्रा पूरी तरह से पारदर्शी हो, जिसमें हर फाउंडर को पता हो कि कंपनी में क्या हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है, एक ऑन पैसिव 2.0 की तरह, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद होगा। आगे के प्लान्स को लेकर ऐश सर ने हमेशा हमें उत्साहित किया है और यह अपडेट उस उत्साह को और बढ़ा देता है। अब जब पर्दे के पीछे की सफाई हो चुकी है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स के लॉन्च, कमीशन के वितरण और बाकी सभी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
कंपनी अब पूरी तरह से अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, यानी दुनिया को बेहतरीन एआई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स देना और अपने फाउंडर्स की जिंदगी को बेहतर बनाना। यह खुलासा एक तरह का शुद्धिकरण है, जिसके बाद अब सिर्फ विकास और सफलता का रास्ता ही बचा है। हमें आने वाले दिनों में और भी कई अच्छी खबरों और बड़े धमाकों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस नए दौर में हम फाउंडिंग मेंबर्स की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम नियमित रूप से अपने बैक ऑफिस यानी ओईएस को चेक करते रहें। ओ न्यूज 20 के अगले 2 भाग वहीं पर आएंगे और यह बहुत जरूरी है कि हम हर जानकारी को सीधे कंपनी से ही प्राप्त करें, न कि किसी अफवाह या गलत स्रोत से। ऐश सर खुद हमसे सीधे बात कर रहे हैं, इसलिए हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। हमें धैर्य बनाए रखना होगा और कंपनी पर अपना विश्वास कायम रखना होगा, क्योंकि हमने अब तक जो देखा है वह साबित करता है कि यह कंपनी हमारे भरोसे के लायक है। अंत में मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर एक फाउंडर तक पहुंचाए। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से शायद किसी ऐसे फाउंडर तक यह सच्चाई पहुंच जाए जो निराश होकर बैठा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऑन पैसिव से जुड़ी हर सच्ची और ताजा खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स में हमें बताएं कि ऐश सर के इस बड़े खुलासे पर आपके क्या विचार हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम सब एक परिवार हैं और इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना है। वी आर सो इन इट टू विन इट। पिछले कुछ महीनों में, खासकर अक्टूबर के अंत से जब विक्ट्री विद ऐश लॉन्च हुआ था, गया है कि अब वे हमें पूरी स्थिति के बारे में अपडेट दे सकते हैं। ऐश के साथ जीत के व्यावसायिक पक्ष की बात है। यहाँ यूके में मेरे लिए यह मौसम बहुत व्यस्त रहता है। अभी अभी हमारे यूके के क्रिसमस मार्केट्स का आखिरी दिन था, जो कल रात काफी देर से खत्म हुआ, और जाहिर है इस हफ्ते में थोड़ी उथल पुथल रहेगी, क्योंकि यह क्रिसमस का हफ्ता है और परिवार से मिलने जुलने का समय भी है आदि। तो कृपया अगर मैं हर दिन उपलब्ध न रहूं तो मुझे समझें, यही वजह है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत शेड्यूल बनाए रखूं, लेकिन अगर कोई जरूरी बात उठानी होगी तो मैं जरूर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं कि हाल ही में क्या चल रहा है। काफी कुछ हुआ है ना? सिर्फ ऐश के साथ जीत की बात नहीं है, बल्कि ऑन पैसिव के बारे में भी है, और दोनों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने में बहुत खुशी हो रही है, जो कि एक ताजगी भरा बदलाव है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर है मैं उन लोगों में से एक हूं जो हमारे बिजनेस के बारे में नियमित रूप से बात करते हैं। एक तरह से मैं एक लाउड स्पीकर जैसा हूं, और मुझे लगता है कि ये सही है कि मैं अपनी ही भाषा में आपको अब तक की जानकारी दूं कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले चलिए उस सार्वजनिक जानकारी के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास ऐश के साथ जीत को लेकर है। ये जानकारी कुछ दिन पहले आई थी, है ना, हमारे सीईओ की तरफ से, जिसे हमें सार्वजनिक रूप से बताने की अनुमति मिली थी, जो असल में बिजनेस के बारे में थोड़ी स्पष्टता थी, बाकी किसी चीज से ज्यादा। और मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि हम, अगर आपको पहले से इसके बारे में पता नहीं था, तो हम आपको इसकी जानकारी दें। और ये कुछ ऐसा था जिसे हमारे सीईओ चाहते थे कि हम सार्वजनिक रूप से साझा करें, और यह था एक तरह की स्पष्टता के तौर पर ऐश के साथ जीत से जुड़ी चीजों के बारे में। और वह मूल रूप से हमें ये बता रहे थे कि कैसे ये सब काम करता है, उनकी ईमानदारी के बारे में, ईमानदारी, वफादारी और जुनून के लिए उनकी सराहनीयता के बारे में, विक्ट्री विद ऐश और अब तक इसमें शामिल हो चुके आधे मिलियन लोगों के बारे में, जो रिश्ते लोगों ने बनाए हैं, न सिर्फ विक्ट्री विद ऐश के भीतर बल्कि उससे पहले भी ऑन पैसिव के साथ, और कैसे हमने उन लोगों के साथ ये रिश्ते बनाए थे। और वह वास्तव में उन महत्वपूर्ण स्पष्टीकरणों के बारे में विस्तार से बात कर रहे थे जो विक्ट्री विद ऐश के संदर्भ में किए जाने अत्यंत आवश्यक हैं।
और बस इतना ही था। व्यक्तिगत संबंध, दोस्ती और बातचीत जो हमने अपने पिछले व्यवसाय ऑन पैसिव में की हैं और आगे भी करेंगे, उन्हें स्वाभाविक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। आप जानते हैं, बहुत से लोगों ने वर्षों तक हमारे पिछले व्यवसाय के संदर्भ में लोगों के साथ संबंध बनाने में बहुत समय लगाया है और जाहिर है कि ऐश के साथ जीत के व्यावसायिक पक्ष की बात है। इसे संचालित किया जाना चाहिए उन सीमाओं के भीतर, लेकिन आपको यह भी अनुमति है कि आप उन सीमाओं के बाहर भी यह कर सकते हैं। इसका अंग्रेजी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहें जिनसे आप बात कर रहे हैं। आप अपने तत्काल दायरे के बाहर और यहां तक कि हमारे पुराने व्यवसाय ऑन पैसिव के बाहर भी अन्य लोगों से बात कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें किसी भी अन्य व्यवसाय, किसी भी अन्य प्रचार, भर्ती या किसी भी चीज के लिए निर्देशित करने की अनुमति नहीं है। विक्ट्री विद ऐश के बाहर पुराने या मौजूदा ऑन पैसिव सदस्यों या मौजूदा विक्ट्री विद ऐश सदस्यों को ये वास्तव में अनुमति नहीं है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शायद खुद से कुछ और करना शुरू कर दिया है जो कि अनुमति प्राप्त है, कोई ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक चीज जो आपको करने की अनुमति नहीं है वह है ऑन पैसिव या विक्ट्री विद ऐश के मौजूदा सदस्यों को अपनी बातों के लिए आमंत्रित करना, जब तक कि आप इन लोगों को पहले से नहीं जानते हो। अब कई लोग कहते हैं, अरे यह तो मेरी सोशल मीडिया पर है, यह मेरी वेब पेज पर है, यह मेरी सोशल मीडिया पेज पर है, इससे क्या नुकसान हो रहा है? आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि वहां मौजूद अधिकांश लोग कौन हैं? क्या वे वहां हैं? क्या वे आपके ऑन पैसिव या विक्ट्री विद ऐश से जुड़े होने की वजह से वहां हैं, या वे पहले से आपके दोस्त थे? और अगर आप ऐसे लोगों में से एक हैं जो अपनी सोशल मीडिया पर कुछ और प्रचार कर रहे हैं और वहां मौजूद अधिकांश लोग वही हैं जो विक्ट्री विद ऐश या ऑन पैसिव से जुड़े हैं, तो यह अनुमति नहीं है। सच कहें तो आपको जो वास्तव में करना चाहिए वह है एक बिल्कुल नया सोशल मीडिया सेटअप करना, पेज बनाएं और उस बिजनेस को कहीं और ले जाएं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ऐसा क्यों करते हैं। पिछले कुछ महीनों में, खासकर अक्टूबर के अंत से जब विक्ट्री विद ऐश लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक, जहां तक ऑन पैसिव की बात है, कोई भी जानकारी हमारे इकोसिस्टम, हमारे ओईएस के भीतर ही पोस्ट की जाएगी। बहुत खुशी है कि पिछले 2-3 दिनों में हमारे पास 2 पॉपअप्स आए हैं। हमारे पास ओ न्यूज 19 और ओ न्यूज 20 आए हैं। वन न्यूज 19 मूल रूप से एक तैयारी थी। यह 19 दिसंबर को था, यानी 3 दिन पहले, और इसका उद्देश्य हमें वास्तव में तैयार करना था। आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, इसी के लिए यह था। यह हमें ताजा जानकारी देने और यह स्पष्ट करने के बारे में था कि ऑन पैसिव के संबंध में क्या हुआ। हमने अफवाहें सुनी हैं, हम में से कुछ को दूसरों से ज्यादा पता है कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन यह हमारे सीईओ का समय है कि वे हम सभी को ठीक ठीक बताएं कि क्या हुआ था, ताकि अफवाहें सच्चाई के रास्ते में न आएं। अगर आप हमारे सीईओ को जानते हैं, जैसे हम में से कई लोग जानते हैं, तो हम यह समझते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है ईमानदारी और नैतिकता, और वे जो करना चाहते हैं वह यह है कि वे वही ईमानदारी और नैतिकता आप सभी तक पहुंचाएं, और आपको यह ठीक ठीक बताना कि उन मुश्किल समयों में, मैं कहूंगा ऑन पैसिव में, क्या हुआ था, और आपको पूरी सच्चाई बताना कि वह समय कैसा था। इससे बेहतर है कि लोग अपनी तरफ से बातें बनाएं या अटकलें लगाएं कि क्या हुआ होगा, इसके बजाय आपको यह सच्चाई बताई जाए कि वास्तव में क्या हुआ था। और मैं उनके लिए बहुत खुश हूं, शायद यही सही शब्द है, कि अब वे उस मुकाम पर हैं, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जब भी उन्हें अनुमति मिलेगी वे हमें ठीक ठीक बताएंगे कि क्या हुआ था। और जाहिर है वह समय अब आ गया है।
उन्हें कानूनी सलाहकारों से यह बताया गया है कि अब वे हमें पूरी स्थिति के बारे में अपडेट दे सकते हैं। ये मत भूलिए, इसमें बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं शामिल रही हैं और उन्हें यह बहुत ध्यान से देखना पड़ा है कि वे क्या कह रहे हैं। और ये जो अगले 3 अपडेट्स हमें मिल रहे हैं, ये उनका तरीका है हमें जानकारी देने का कि वास्तव में क्या चल रहा था। अब हम में से कई लोगों के लिए ना ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, लेकिन हम में से कुछ के लिए ये जरूर चौंकाने वाली होगी। लेकिन एक बात जो यह जरूर करेगा वह है अपनी कहानी का पक्ष रखने का मौका देना, ताकि अफवाहें और गॉसिप्स उस कहानी को न बना सकें। ये सीधे घोड़े के मुंह से है। हमारे सीईओ खुद हमें बिल्कुल वही बता रहे हैं जो चल रहा है। और यही कारण है कि ओ न्यूज 19 और ओ न्यूज 20 का पहला भाग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक अपने ओईएस में लॉगिन नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें। और जाहिर है आपको पता है कि पॉपअप एरिया कहाँ है। आपकी वेब पेज के ऊपर बीच में आप ओ न्यूज 19 और ओ न्यूज 20 देख पाएंगे। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसे कॉपी करके गूगल में अपनी भाषा में अनुवाद करें और आप पूरी तरह से समझें कि वास्तव में क्या चल रहा है, क्योंकि ये जरूरी है कि आप ठीक ठीक जानें कि क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि यह सब आपके ऑन पासिव के सफर का हिस्सा है और ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ने का भी। जितना यह हमारे सीईओ के लिए कंपनी बनाने का सफर है, ये व्यापार है, ये आपका सफर भी है। और वे बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो घटी हो या जिसे गढ़ा गया हो। यह सच्चाई का हिस्सा है, जवाबदेही का हिस्सा है और साथ ही विश्वास बहाल करने का भी। जब आपको मुख्य व्यक्ति हमारे सीईओ से सुनने को नहीं मिलता तो अफवाहों पर नियंत्रण हाथ से निकल जाता है ना? और मुझे याद है जब मैं 2018 में इस बिजनेस से जुड़ा था और जब आप ऑनलाइन जाकर हमारे सीईओ का नाम गूगल पर सर्च करते थे तो उनके बारे में सिर्फ अच्छे रिव्यूज मिलते थे जो उन्होंने अन्य व्यवसायों के लिए किया था। कैसे वे एक मास्टर मार्केटर रहे हैं और बाकी सब कुछ। ये तो बस उसके बाद ही हुआ जब आप गूगल पर अशमीत फरा का नाम सर्च करते हैं तो उनके खिलाफ बहुत सारी नकारात्मक आलोचनाएं मिलती हैं। अब यह उनके लिए अपने नाम के लिए उस भरोसे और स्पष्टता को बहाल करने का एक मौका है और मैं बहुत बहुत खुश हूं कि अब वह ऐसी स्थिति में है जहां वह स्पष्टता ला सकते हैं। ये दोष देने या उंगली उठाने की बात नहीं है या कुछ भी। ये सच सामने लाने के बारे में है और अब उसके लिए ये करने का सही समय है। उसने त्वरित प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप्पी को चुना और यह सब जानबूझकर किया गया है। ये कुछ कहने से बचने के बारे में नहीं है, ये सच से बचने के बारे में नहीं है। ये कुछ चीजों को स्वाभाविक रूप से, कानूनी रूप से होने देने के बारे में है, जिनके बारे में वह सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता था। लेकिन अब जाहिर है कि वह ये बातें कहने के लिए स्वतंत्र है और अब वह हमें यह बता रहा है कि क्या हुआ था ताकि हम वर्तमान स्थिति से अवगत हो सकें ऑन पैसिव में और इसके पीछे के कारणों के बारे में। तो वह हमें ओ न्यूज 20 के माध्यम से व्यवसाय की पूरी तस्वीर की शुरुआत बता रहे हैं। ये कैसे विकसित हुआ, ये सब दुबई यूएई में कैसे हुआ और मेरा मानना है व्यवसाय के रोजमर्रा के संचालन कैसे होते थे और कैसे इसके संचालन का हिस्सा दूसरों के हाथों में सौंपा गया और वहां जो कुछ हुआ उसके पीछे की सच्चाई। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि यह निस्संदेह चौंकाने वाला होगा, लेकिन साथ ही आंखें खोल देने वाला अनुभव हम सभी के लिए होगा। हम हमेशा जानते थे कि कुछ विनाशकारी हमारे साथ हुआ है और वह भी कुछ व्यक्तियों की वजह से। यह हमारे सीईओ हैं।
हमें बिल्कुल वही अपडेट दे रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था और दुर्भाग्यवश इसके पीछे कौन लोग थे। उन्हें हमें यह बताने की जरूरत नहीं थी कि क्या हुआ था। ये उनका तरीका है कि वे खुद को पूरी तरह दोष मुक्त नहीं कर रहे, लेकिन निश्चित रूप से हमें यह मौका दे रहे हैं कि हम तथ्यों के आधार पर खुद तय करें कि दोष किसे देना है। अगर आप मेरी तरह हैं और आपने हमारे सीईओ पर अपना भरोसा और विश्वास रखा है और उनका अनुसरण किया है, क्योंकि वह दूरदर्शी हैं, क्योंकि वह जो कर सकते हैं, जो उनका उद्देश्य है, मुझे लगता है एक हद तक तो आप जानते होंगे कि उनके जैसे लोग बहुत क्षमाशील होते हैं। वे निश्चित रूप से हमेशा साथ होते हैं। ठीक है, नमस्ते, आप कैसे हैं? कॉलोनल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी बहुत ही दयालुता है। आज है गुरुवार 18 दिसंबर। आशा है कि आप जहां भी हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। यहां पिछले 24 घंटों से लगातार तेज बारिश हो रही है। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। हालांकि कल का दिन अच्छा रहने वाला है ऐसा लगता है, लेकिन आज मैं और जेन पूरी तरह भीग गए दुर्भाग्यवश। लेकिन यही है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों के लिए क्या तैयार किया है, और वह है रणनीतिक सोच समझकर और दूरदर्शी सोच, और यह आपके व्यवसाय में कैसे मदद करता है। ये तीनों बातें व्यवसाय की रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि यह वास्तव में आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मुझे निश्चित रूप से पता है कि यह लगभग हमारे सीईओ और ऐश के साथ जीत के केंद्र में रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, ऐश के साथ जीत के बारे में सब कुछ सोच समझकर किया गया है, सब कुछ रणनीतिक रहा है, और इसमें हर चीज निश्चित रूप से दूरदर्शी सोच के साथ की गई है। अब तक हमारे पास कोई विवरण नहीं है कि ऐश के साथ जीत कैसे काम करेगी और यह सब कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, बाहर से देखने पर भी हम पहले ही जान चुके हैं कि यह सब कुछ संयोग से नहीं हुआ है। इससे जुड़ी हर चीज नियंत्रित तरीके से की गई है। इसे रणनीतिक ढंग से अच्छी तरह सोचा समझा गया है। तो व्यापार में रणनीतिक सोच समझकर, जानबूझकर और दूरदर्शी सोच रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह रणनीतिक सोच और जानबूझकर की गई रणनीतिक क्रियान्वयन की उस प्रक्रिया को दर्शाता है जो दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए होती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण टिकाऊ विकास के लिए होती है। हमने कई बार देखा है ना, कई व्यवसायों के साथ जब कोई नया व्यवसाय शुरू होता है तो उसके चारों ओर एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है और लगभग हर कोई उसमें शामिल होने के लिए एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता है। वह फोमो यानी छूट जाने का डर, और इसके चारों ओर जबरदस्त चर्चा और उत्साह होता है। यह अचानक बहुत तेजी से ऊपर जाता है और फिर अचानक सब कुछ गिर जाता है और बर्बाद हो जाता है, और फिर वह अब अस्तित्व में नहीं रहता। क्या यह एक अच्छा विचार है? नहीं, यह अच्छा नहीं है। यह निश्चित रूप से वह विचार नहीं है जिसकी हमारे सीईओ को तलाश है। उनका पूरा ध्यान इस पर है। इस नए व्यवसाय के लिए रणनीतिक विस्तार के निर्माण खंड तैयार करना,